खबर साहब, आप बताइएगा सर, बतौर माहिर कानून किस तरह देखते हैं जो कुछ हुआ? सही हुआ, प्रोसीजर फॉलो हुआ? नवाज शरीफ साहब के साथ पहले ज्यादती हुई थी, अब जो हुआ इसको रिलीफ कहेंगे, मेरिट कहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, जो अभी तक तफसीलात सामने आई हैं उसमें जो नैब की तरफ से भी जो प्रेजेंटेशन दी गई और जो सवालात बेंच की तरफ से हुए, उससे तो जाहिर यही होता है कि वो जो पूरा इन्होंने जो रेफरेंस बनाया था वो मफरूजात पर मबनी था और उसमें जो दस्तावेजात थी वो भी एडमिसिबल नहीं थी एविडेंस। तो उसमें इन चीज़ों की वजह से जब ये चीज़ें कन्फ्रंट की गई नैब प्रोसिक्यूशन के सामने, तो वो उसका कोई खातर खा जवाब नहीं दे सके। तो फिर इसलिए उन्होंने वो जो जो सेंटेंस एंड कन्विक्शन है उसको उन्होंने खत्म कर दिया और उनको ऑनरेबल एक्विट कर दिया, उनको बरी कर दिया। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए, तो बेसिकली नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केस था, बेनामी दार केस था ये। तो जब ये केस खत्म हुआ तो अब जो नवाज शरीफ साहब के बच्चे हैं उनके खिलाफ भी केस खत्म हो गया? देखिए, अब तो वो केस और वो जितनी भी इल्जामात थे और जितनी भी शहादतें थी, जी। अगर वो प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सकी उसको हाई कोर्ट के सामने, तो फिर तो वो केस तो है वो बिल्कुल अपनी मौत जो है वो मर चुका है। अच्छा। उस पर दोबारा मेरा ख्याल है कि कोई तहकीक नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि आइन का आर्टिकल 13 है, वो ये कहता है कि किसी को किसी एक जुर्म में एक से ज्यादा दफा ना प्रोसिक्यूट किया जा सकता है या उससे ज्यादा सजा दी जा सकती है। ठीक है। तो अब अगर हाईकोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है तो मैं नहीं समझता कि वो दोबारा उन पर यही इन्हीं इल्जामात पर मबनी नई तफ्तीश या नया केस चल सकता है। ऐसा कोई इशू नहीं। अच्छा सर, तो नवाज शरीफ साहब के बच्चों के खिलाफ केस खत्म हो गया है, ये इस वजह से खत्म हुआ है कि नैब साबित नहीं कर पाई कि उनके बच्चे मियां साहब के जेर कफालत थे जिस वक्त उनके नाम ये प्रॉपर्टीज लगी? देखिए देखिए, बात यह है कि पहले तो नैब को ये साबित करना था ना कि जो उनके बच्चे हैं वो वाकई ही उसके जो है बेनिफिशियल ओनर थे और नवाज शरीफ साहब जो थे वो बेनामीदार थे। क्योंकि बेनामीदार जो है उसको साबित करने के लिए ठोस शवाहिद और शहादतों की जरूरत होती है, तो उसका चूंकि फुकदान था, तो मैं नहीं समझता कि जो उनके बच्चे हैं उनके खिलाफ भी अभी मजीद इस सिलसिले में कोई तफ्तीश हो सकती है। तो मेरे ख्याल में तो ये इसको हम खारिज अज़ इम्कान करार देंगे। अच्छा शाह खबर साहब, फ़ोन करके अदालत बुलाया गया, JIT बनवाई गई, निगरान जज लगाया गया, रेफरेंस दायर करने का कहा गया, तो बतौर माहिर कानून आप क्या समझते हैं कि क्या जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो साबिक रह चुके हैं उनसे भी सवाल होगा? देखिए, मैं स्पेसिफिकली एजाजुल एहसन साहब को नहीं वो करूंगा। उसकी वजह यह है कि एजाजुल एहसन साहब को भी जो मॉनिटरिंग जज बनाया था वो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने बनाया था। हाँ, इस पे बात हो सकती है। मैं एक बात पे बिल्कुल कायल हूं कि ये जो जितनी अदालतें होती हैं हाई कोर्ट के अदालतें जो अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट होती हैं, और ये जो अकाउंटेबिलिटी जिन्होंने सजा दी थी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। और इसमें आइन का एक आर्टिकल 203 है, वो ये कहता है कि जो हाई कोर्ट्स हैं वो अपने जेर तहत जो सबऑर्डिनेट अदलिया है उसको रेगुलेट करेगी, उसको वो जो है उसकी निगरानी कर सकती हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का कहीं पे जिक्र नहीं है। अच्छा। हाँ, ये जरूर होता कि अगर जो हाई कोर्ट है वो उन केसेस की निगरानी करती है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के ऊपर, लेकिन ये बात अनप्रेसिडेंटेड थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज या कोई भी बेंच किसी भी हाई कोर्ट के तहत जो अदालत है, मातहत अदालत, उसकी निगरानी या उसको मॉनिटर नहीं कर सकती।